वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे 7th क्लास की ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है अवर चेंजिंग अर्थ। आज हम इसका पार्ट सेकंड करेंगे। पार्ट फर्स्ट हम पहले कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं अवर चेंजिंग अर्थ का पार्ट सेकंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पढ़ते हैं वेदरिंग और इरोजन के बारे में। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स एंड अदर मटेरियल्स ऑन द अर्थ सरफेस। वेदरिंग क्या होता है? जो रॉक्स होते हैं हमारे अर्थ सरफेस पर, उसका छोटे छोटे पार्ट में टूट जाना, छोटे छोटे टुकड़े हो जाना, उसका क्या कहलाता है? वेदरिंग। ठीक है। इरोजन क्या होता है? तेज हवा या फिर बारिश के कारण जो हमारी जो अर्थ सरफेस है उसकी ऊपरी परत बहकर या फिर उड़कर चली जाती है, उसको क्या बोलते हैं? इरोजन। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं रिवर के बारे में। रिवर ऑफ रिवर। चलो देखते हैं। जो हमारी नदियां हैं, रिवर आर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एजेंट ऑफ इरोजन। जो इरोजन होता है, जो मृदा अपरदन होता है, उसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट एजेंट है वो क्या है? नदियां, रिवर्स। ठीक है। देखो, एज ए रिवर फ्लोज इट कैन इरोड द लैंड क्रिएटिंग वैलीज एंड कैनन्स एंड वाटरफॉल्स। देखो इस इमेज में देखो, जैसे ये नदी बहकर जा रही है यहाँ से, ऐसे मान लो, तो फिर ये अपने साथ सेडिमेंट्स या फिर रॉक्स ये भी तो लेकर जा रही है ना। और यहाँ पे जो मिट्टी है, यहाँ पर जो पहले से ही जो सोयल थी, उसको भी तो अपने साथ लेके जा रही है ना, ऐसे बहाकर। इससे भी क्या हो रहा है? सोइल इरोजन हो रहा है। और जो जहां पर नदियां बहती हैं उसके कारण, नदियों के बहने के कारण भी तो वहां पर क्या हो रहा है? वैलीज बन जाती है। वहां पर वैलीज कैसे बनती है? क्योंकि वहां पर इरोजन ही तो हो रहा है सोइल का। ठीक है। तो जो रिवर है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट एजेंट है किसका? सोइल इरोजन का। ठीक है। अब देखो, रिवर्स कैन आल्सो ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिट सेडिमेंट्स। अब देखो, रिवर अपने साथ जो सेडिमेंट्स हैं या फिर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, रॉक्स के पार्टिकल्स हैं, वो अपने साथ ट्रांसपोर्ट करके ले जाती हैं और कहीं पर जाकर उसको डिपोजिट भी कर देती हैं। ठीक है। क्रिएटिंग लैंडफॉर्म्स सच एज फूड प्लेन्स, डेल्टाज एंड मेंडर्स। अब देखो, मान लो कि यहाँ से इस नदी ने बहना स्टार्ट किया है और यहाँ से अपने साथ ही बड़े बड़े पत्थर, मिनरल्स और जो सोइल है वो यहाँ से बहाकर ले जाएगी। ठीक है। और यहाँ से आगे ऐसे बहती चली जाएगी। फिर मान लो कि यहाँ पर इसने क्या कर दिया? डिपॉजिट कर दिया यहाँ पर अपने जो सारे जो लेकर आई थी सेडिमेंट्स, जो पार्टिकल्स थी, और उसने क्या कर दिया? यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया। तो यहाँ पे जो डिपॉजिट होता है ना, वहां पर क्या बन जाता है? डेल्टा बन जाता है, फूड प्लेन्स बन जाते हैं। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि जो हमारी रिवर्स हैं उन्होंने कैसे कैसे लैंडफॉर्म्स बनाए हैं। चलिए देखते हैं। लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय रिवर्स। फर्स्ट देख लेते हैं वाटरफॉल। When a river flows down a steep slope, it can create a waterfall. देखो ये जो इमेज है ना, ये किसकी है? वाटरफॉल की है। मान लो कि रिवर बहती हुई जा रही है और फिर क्या करती है? वो एक बड़े से रॉक से, बड़े पत्थर से एकदम से नीचे गिर जाती है, यानी कि स्टीप स्लोप हो जाता है वहां पर, जिसके कारण क्या होता है? एक वाटरफॉल क्रिएट होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर था या फिर नीचे गड्ढा है, ऊपर से रिवर बह के आ रही है, ऐसे नीचे गिरेगी ना, एकदम क्या होगा? स्टीप स्लोप होगा, यानी एक खड़ा स्लोप होगा ये। इसे क्या होगा? नीचे गिरेगी, इसे क्या क्रिएट होगा? हमारा एक वाटरफॉल क्रिएट होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं वाटरफॉल। ठीक है, जलप्रपात। नेक्स्ट देखते हैं मेंढर क्या होता है। मेंढरिंग क्या होती है? एज ए रिवर फ्लोज, जब नदी बहती है थ्रू ए प्लेन, एक प्लेन सरफेस के थ्रू, जैसे कि ये है ना, ये एग्जांपल क्या है? ये मेंढरिंग का एग्जांपल है। देखो, इट मे ट्विस्ट एंड टर्न क्रिएटिंग मेंढर्स। अब देखो, जो रिवर बह रही है ये तो है ना कि बिल्कुल ही सीधी बहेगी, स्ट्रेट लाइन में बहेगी। वो क्या करेगी? कभी इधर जाएगी, कभी उधर जाएगी, कभी इधर कभी उधर। ठीक है। तो ऐसे क्या करती है? वो मेंढरिंग करती है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मेंढर्स। देखो, इस यहाँ से देखते हैं, ये जो ऐसे ऐसे जा रही है ना, कभी इधर जा रही है, कभी ट्विस्ट ले रही है, कभी टर्न ले रही है, इससे क्या होगा? ये मेंडरिंग का प्रोसेस हो गया। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? मेंडर्स। ठीक है। अब देखो, फूड प्लेन्स क्या होते हैं। देखो, मैंने अभी बताया था, जब एक नदी बहती है तो अपने साथ क्या ले जाती है? बड़े बड़े रॉक्स ले जाती है, सेडिमेंट्स ले जाती है, और फिर वो आगे चलकर वो एक जगह पर क्या कर देती है? उसको डिपोजिट कर देती है, जिससे क्या होता है? फूड प्लेन्स क्रिएट होता है। ठीक है। एक बार देख लेते हैं यहाँ से। When a river overflows its banks, it can deposit sediments on the land and creating food plains. ठीक है। जो अपने साथ जो पार्टिकल्स लेकर जा रही है, जो सेडिमेंट्स लेकर जा रही है ना, उसको वहां पर डिपॉजिट करेगी, जिससे क्या होगा? फूड प्लेन क्रिएट होगा हमारा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि डेल्टाज क्या होते हैं। देखो, ये जो पिक्चर है ना, ये किसकी है? डेल्टाज की। देखो, मैंने एक चीज के बारे में नहीं बताया आपको। ओक्सबो लेक आपके चैप्टर में डिस्कस है, इसका ओक्सबो लेक। एक बार डिस्कस करते हैं इसके बारे में, अभी याद आया मुझे। देखो, ओक्सबो लेक क्या होती है? मान लो कि ये जो रिवर है, देखो यहाँ से एक बार इसको साफ कर लेती हूँ मैं। देखो, ये जो रिवर है ना, ये मेंडरिंग करते हुए ऐसे ऐसे जा रही है। ठीक है। अब देखो, ये नदी यहाँ से फिर से पानी आएगा तो जरूरी तो नहीं कि इसी पाथ को फॉलो करेगी, क्योंकि वो यहाँ से ऐसे ऐसे भी जा सकती है। तो क्या होता है? एक छोटा सा, जैसे कि यहाँ पे लगा लो, एक छोटे से ये अलग रह जाता है, हमारी नदी से अलग रह जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ओक्सबो लेक। यानी कि पहले जो नदी का पाथ था वो यहाँ से ऐसे हुआ करता था, लेकिन अब क्या हो गया? वो यहाँ से ऐसे ही उसका पाथ चेंज हो गया, तो ये पार्ट है ना, ये अलग हो गया। इसको क्या बोलते हैं? ओक्सबो लेक। ठीक है। ऐसे छोटे छोटे लेक्स बन जाती हैं। ठीक है। क्या? तो हम डिस्कस कर रहे थे डेल्टा के बारे में। डेल्टा क्या होता है? अब देखो,
जब नदी बहते बहते काफी दूर तक चली जाती है, जब वो समुद्र से मिलने वाली होती है, सी से मिलने वाली होती है, समुद्र में गिरने वाली होती है, कुछ भी लगा लो आप, तो वो क्या करती है, अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है नदी। ठीक है, पहले तो क्या होता है, एक स्ट्रीम होती है, वो फिर जब सी के पास आती है, समुद्र के पास आती है ना, तो वो अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, तो जो रिवर्स है ना, उसकी स्पीड काफी स्लो हो जाती है, तो जो अपने साथ वो सेडिमेंट्स लेकर आती हैं, उनको वहां पर डिपोजिट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे क्या कर देगी, वो यहाँ पर ऐसे डिपोजिट कर देगी अपने जो सेडिमेंट्स है, जो रॉक्स पार्टिकल है, जो भी वो अपने साथ लेकर आ रहे हैं, वो यहाँ पर ऐसे डिपोजिट कर देगी समुद्र में मिलने से पहले। तो वो क्या करती है, वहां पर क्या बन जाता है, डेल्टा, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। ठीक है, देख लेते हैं, देखो, एज ए रिवर रिचेज द सी इट में डिपोजिट सेडिमेंट्स क्रिएटिंग अ डेल्टा। ठीक है, समुद्र में गिरने से पहले ही नदी क्या करती है, अपने जो सेडिमेंट्स है ना, उनको वहां पर डिपोजिट कर देती है, जिसके कारण क्या होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं सी वेव्स के बारे में। अब देखो, हमने तो पढ़ा था कि जो रिवर्स है हमारी, वो भी तो एक मेन एजेंट है इरोजन का, लेकिन जो ये सी वेव्स हैं, जो हमारे जो वाइंड है, वो भी तो क्या है, एक एजेंट ही है ना सोइल इरोजन का। चलिए पढ़ते हैं सी वेव्स के बारे में। अब देखो, सी वेव्स आर अनदर इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ इरोजन। जो हमारी सी वेव्स है ना, वो भी एक इंपॉर्टेंट एजेंट है हमारे इरोजन का। कैसे, चलो देखते हैं। एज ए वेव क्रैश अगेंस्ट द शोर दे कैन इरोड द लैंड क्रिएटिंग क्लिफ, क्लेव एंड आर्क। देखो, जैसे इमेज में दिखाया गया है, ये क्या है, सी वेव्स है। जैसे ये किनारे से टकराएंगी, तो फिर वहां से भी तो जो मिट्टी है वहां की, जो वहां पर जो रॉक्स होंगे, उनको भी तो अपने साथ भाग कर ले जाती है ना, तो वहां पे भी तो क्या करती है, इरोजन करती है, जिससे किस चीज का निर्माण करते हैं, ये क्लिफ्स का निर्माण करते हैं, केव्स का निर्माण करते हैं, आर्क का निर्माण करते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, जो सी वेव्स है ना, वो भी क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती है और डिपॉजिट भी करती है सेडिमेंट्स को, क्रिएटिंग बीचेस एंड सैंड ड्यून्स। जो बीचेस होते हैं हमारे, वहां पर तो क्या करती हैं, ये जो सैंड पार्टिकल्स है, उनको वहां पर डिपॉजिट कर जाती है, जिसके कारण क्या बनते हैं, हमारे बीचेस बनते हैं, सैंड ड्यून्स बनते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं, क्लिफ्स के बारे में, केव्स के बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं, जो सी वेव्स है ना, उन्होंने कैसे कैसे हमारे लैंडफॉर्म्स बनाए हैं। चलो देखते हैं, पहले देखते हैं सी क्लिफ्स के बारे में। ये क्या है, ये है सी क्लिफ्स। देखो, सी क्लिफ्स आर फॉर्म्ड व्हेन वेव इरोड द लैंड क्रिएटिंग अ स्टिफ वॉल। यानी कि मान लो कि जैसे कि ऐसे ही समुद्र आएगा, यहाँ से इसमें जो वेव्स आएंगी, जब वो ऐसे टकराएंगी, यहाँ के जो रॉक्स थे, जो सोइल थी ना, उसको अपने साथ भाग कर ले जाती है। इसके कारण क्या होता है, एक स्टिफ वॉल क्रिएट हो जाती है, एक सीधी सी वॉल क्रिएट हो जाती है। देखो इस इमेज में दिख रहा है आपको, एक क्या है, क्लिफ है, सी क्लिफ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सी केव्स के बारे में। सी केव क्या होती है, सी केव आर फॉर्म्ड व्हेन वेव्स इरोड द रॉक अलोंग द कोस्ट क्रिएटिंग ए होलोड आउट एरिया। अब देखो, ये जो इमेज है ना, यहाँ पे देखो, ये क्या है, यहाँ पे ये है सी केव्स है। अब देखो क्या करती है, ये हॉरिजॉन्टली कट करती है। ठीक है, यानी कि मान लो कि सी वेव्स आई और इस पत्थर पर ऐसे लगेंगी, तो फिर बार बार लगेंगे, तो उसका तो जो रॉक है हमारा, उसका तो इरोजन होगा ही ना। इससे क्या हो जाते हैं, सी केव्स क्रिएट हो जाते हैं, हमारी गुफा क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब देखो सी आर्क क्या होता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया गया है, ये एक आर्क का निर्माण हो गया है। देखो पहले क्या था, एक स्टिफ वॉल थी, ये इस प्रकार से थी, यानी कि इसके बीच में ऐसा कोई भी केव नहीं था, कोई भी आर्क नहीं थी, तो पहले ये ऐसा था। अब देखो, इसके ऊपर ऐसे सी वेव्स लगेंगी, बार बार लगेंगी, दिन में क्या पता कितनी बार लगती होंगी, तो फिर इससे क्या होगा, इसका इरोजन तो होगा ही ना। तो इससे क्या हो जाता है, एक आर्क क्रिएट हो जाती है, इसको बोलते हैं सी आर्क। ठीक है, और इसको बोलते हैं सी केव्स। ओके, अब देखते हैं स्टेक्स क्या होते हैं। स्टेक्स आर फॉर्म्ड व्हेन द एंटायर सी केव कोलैप्स लिविंग बिहाइंड ए पिलर ऑफ रॉक्स। स्टेक्स, देखो ये जो इमेज है ना, किसकी है, स्टेक्स की है। अब देखो यहाँ पर मान लो कि ऐसे आर्क थी, अब बार बार इरोजन होगा, तो फिर इससे क्या हो जाएगा, जो आर्क है ना, ये कोलैप्स हो जाएंगी, इसे बीच में से टूट जाएंगे ना, तो फिर ये क्या बचेंगे, बस एक पिलर ही बचेंगे। ठीक है, पीछे, तो इन पिलर को क्या बोलते हैं, स्टेक्स। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं बीचेस। बीचेस क्या होते हैं, बीचेस आर फॉर्म्ड व्हेन द वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर। जो वेव्स होती हैं, जो वो अपने साथ जो सेडिमेंट कैरी करती है, जो सैंड पार्टिकल कैरी करती है, जब उनको वो किनारे के ऊपर डिपॉजिट करती है, तो वहां पर क्या होता है, बीचेस का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो विंड है, वो किस प्रकार से इरोजन करती है, हवा के कारण, हवा से किस प्रकार इरोजन होता है, चलिए देखते हैं। अब देखो, जो हमारी विंड है, जो हवा है, वो भी क्या है, एक पावरफुल एजेंट है इरोजन का इन डेजर्ट्स। ठीक है, अब देखो एक इमेज दिखाई गई है, ये क्या है, इसको बोलते हैं मशरूम रॉक्स। ये रॉक ऐसी नहीं थी, ये बिल्कुल पूरी क्या थी, पूरी बड़ी सारी एक रॉक्स थी, लेकिन इसका जो ये शेप है ना, कैसे आई है, विंड इरोजन के कारण आई है। ठीक है, देखो जब तेज हवाएं चलती हैं, जब तेज आंधियां आती हैं, तो क्या करती है, अपने साथ जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको उड़ाकर ले जाती हैं, और फिर कहीं दूसरी जगह पर जाकर वहां पर उनको डिपॉजिट कर देती हैं, जिसके कारण जो सैंड ड्यून्स होते हैं हमारे, उनका निर्माण होता है। देखो ये जो इमेज है ना, ये किसकी है, सैंड ड्यून्स की। ये कैसे क्रिएट हुए हैं, विंड इरोजन के कारण क्रिएट हुए हैं। जब तेज हवाएं चलती है ना, तो ये अपने साथ जो मिट्टी होती है हमारी, उसको उड़ाकर ले जाती हैं, और फिर किसी दूसरी जगह पर डिपॉजिट कर देती हैं, जिसके कारण इनका निर्माण होता है।
ठीक है। इस वीडियो में हमने इरोजन के जो मेथड्स थे उसके बारे में डिस्कस किया, कैसे कैसे इरोजन होता है, जो रिवर्स होती हैं वो हमारा इरोजन कैसे करती है, सी वेव्स के कारण इरोजन कैसे होता है, और जो विंड है, हवा है, वो भी क्या है, एक पावरफुल एजेंट है हमारा इरोजन का। ठीक है, वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।